हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखिए, कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले कि जो चीज़ हमारे बस में है, हम उस पे ज़्यादा फोकस करें, तो मेरे लिए या हम सबके लिए अच्छा होगा। जैसे मान लो अभी जेईई मेंस का जैन अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में कुछ उल्टा-पुल्टा, कुछ गड़बड़ मतलब कह सकते हो कि दिखाई दे रहा है। गड़बड़ क्या दिखाई दे रहा है? अब उसने किस पैटर्न से, किस हिसाब से उसने परसेंटाइल बनाया है, परसेंटाइल तय किया है, ये तो अब अभी किसी को नहीं पता। एक हो रहा है कि भाई शिफ्ट में किसी शिफ्ट में ईज़ी क्वेश्चन था, किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन था। तो ये तो ऑब्वियसली गलत बात ही है, क्योंकि पेपर ऐसा ही सेट किया जाए कि एवरी शिफ्ट में हर टाइप का प्रॉब्लम हो। जैसे हर एक शिफ्ट में मान लो 10 क्वेश्चन ईज़ी है और उसमें से आप 8 क्वेश्चन मॉडरेट डाल देते हो तो 18 हो गए, टोटल 25 होते हैं, तो आप 7 क्वेश्चन डाल दीजिए टफ क्वेश्चन। तो ये एवरी शिफ्ट में होना चाहिए। एक शिफ्ट में अंधाधुंध ईज़ी क्वेश्चन, एक शिफ्ट में अंधाधुंध मॉडरेट और एक शिफ्ट में तीनों का कॉम्बिनेशन, या फिर किसी शिफ्ट में आप टोटल टफ क्वेश्चन डाल देते हो। तो इससे ना स्टूडेंट के अंदर थोड़ा तो वो होगा ना भाव कि भाई हमारे शिफ्ट में इजी था, उसके शिफ्ट में टफ था, और 160 पे जो परसेंटाइल बन रहा है 220 पे परसेंटाइल बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि देखो 16 17 18 साल का जो एज होता है ना, बिल्कुल ही एकदम कोमल होता है। उनको इतना मैच्योरिटी तो नहीं होता ना कि हर चीज़ को आसानी से हैंडल कर ले। जैसे ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया है, इसको हम बोलेंगे अभी आप सबसे कि इसको जाने दीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि जाने देते हैं। हमारे लिए आसान है, चलो ठीक है। लेकिन अब इसी चीज़ पे आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? जो हो गया उसको जाने दीजिए। मतलब अभी जैन अटेम्प्ट में जैसा भी रिजल्ट आया है, आप ऐसे सोचिए ना कि आज से कई साल पहले सिर्फ़ जेईई मेंस में 1 ही अटेम्प्ट मिलता था। कम से कम आप इतना तो है ना कि आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहा है। अगर इस अटेम्प्ट में थोड़ा 19-20 हुआ है, थोड़ा रिजल्ट आपका खराब आया है, एक और अटेम्प्ट आपके पास बाकी है, अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है? तो यहाँ से आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे फ़ोकस करना है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। ये इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल मूव कर जाए, जिनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है और थोड़ा-सा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन यही तो लाइफ़ है ना, कहने का मतलब है हम जिस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं लाइफ़ में, क्या हमें सब चीज़ मिलते जाता है? नहीं मिलता ना, लेकिन हम कभी स्ट्रगल, कभी हम उस काम को लेकर, उस जो हमें चाहिए, उसके लेकर हम डेडिकेशन या फिर हार्ड हार्ड वर्क कम नहीं कर सकते। तो बस एक ही फ़ोकस करना है आपको, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल जी-जान लगाकर आपको तैयारी करना है। अब देखिए, मैंने बहुत स्टूडेंट का मैंने ये देखा है कि उनका फिज़िक्स में 80 नंबर है, 80 मार्क्स है, केमिस्ट्री में लगभग इसी के आस-पास 80-85 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, तो टोटल मिलाकर उनका 160 हो रहा है, और मैथ में कितना है, 20 नंबर है, 10 नंबर है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैंने कमेंट देखा, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने मैसेज देखा जिसमें उनका फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और मैथ बहुत ही खराब है, और कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका फिज़िक्स और मैथ अच्छा है, केमिस्ट्री वीक है। तो इससे भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? वैसे भी अगर प्रायोरिटी की बात करें जेईई मेंस में, तो फर्स्ट क्या आता है, मतलब ये कब होता है जब आपके पास मतलब कई का स्टूडेंट का नंबर मैच कर गया। तो अब बहुत तरह से देखा जाता है, उसमें एक ये भी है कि मैथ में किसका ज़्यादा है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो मैथ तो ऐसे भी, देखो मैथ ऐसे भी बोला जाता है कि लेंदी आ रहा है या फिर टफ आ रहा है, और मैथ करने का या फिर मैथ अच्छा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैथ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका अच्छा होगा, ठीक है ना? हम कोई काम करते हैं, तो हम काम करते जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है ना, वो कब आता है, एक एज पे आता है। जैसे हम 16 साल में जो सोच सकते हैं ना, वो 30 साल वाला डिफरेंट वे में सोचेगा, वहाँ पे ज़्यादा मैच्योर हो गया, उसका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है? इसी तरह हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ लिए, ठीक है, कैलकुलस हमने पढ़ लिया, कैलकुलस में हमने पढ़ लिया एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया या फंक्शन हो गया, हमने पढ़ लिया। तो सिर्फ हम आइडिया ले लिए कि भाई फंक्शन में ये चीज़ पढ़ना है। तो क्या उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या फिर अचानक आप आपके सामने जो क्वेश्चन आ जा रहा है, क्या आप उसको सोच पा रहे हो? किस स्टेप के साथ जाना है, किस वे में जाना है, ठीक है? तो ये कब आएगा? ये आएगा बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन्स पे आप प्रैक्टिस करोगे। ये सब चीज़ का ध्यान रखिए।
ठीक है ना? आपको एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर किसको किया जा सकता है? एक चैप्टर को। जैसे मैथ में मुझे सपोज़ कीजिए कि इंटीग्रेशन टफ़ लगता है, तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। डेफ़िनिट इंटीग्रेशन अगर टफ़ लगता है, इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन उसका बेसिक इग्नोर नहीं करूँगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। बेसिक जो है एनसीईआरटी लेवल और प्लस उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, वह आप फिर छोटा मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल एक तरह से उतना तो कर सकते हैं ना। उतना करने में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है ना कि किसी शिफ्ट में उस चैप्टर से ईज़ी क्वेश्चन आ गया, तो हम वो कर लेंगे और जो चैप्टर हमने अच्छे से कर रखा है, उससे अगर टफ क्वेश्चन आ गया, तो भी हम कर लेंगे। तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो हमें दोनों हाल में होने वाला है, ठीक है? तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? बेसिक थ्योरम एवरी चैप्टर का करेंगे, जो हार्ड लगता है उसका भी और जो आपको पसंद है उसका तो डेप्थ में जाकर बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अब कहने का मतलब है कि मैथ पे भी आपको ध्यान देना है इक्वल। मैथ अगर आपको हार्ड लगता है तो मैथ को पूरी तरह से इग्नोर करके आप जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल, अच्छा रैंक नहीं आप हासिल कर सकते, ठीक है? या फिर मैथ, फिजिक्स कम कर लिया, केमिस्ट्री आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना? और मेरा ये मानना है कि इनमें से 2 आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एक अच्छा परसेंटाइल बन सकता है। लेकिन मेरा फिर भी यही मानना है कि आप तीनों पे इक्वल टाइम दीजिए। आप चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मैथ में 10 लाकर आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा 99 परसेंटाइल आ जाए। आप मैथ में 5 नंबर लाकर सोच नहीं सकते कि आपका अंदर 1000 या फिर 2000 3000 के आस-पास रैंक आ जाए, 5000 के पास रैंक आ जाए। कभी-कभी आ जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, ठीक है? अब यहाँ पे जो परसेंटाइल बना और 160 पे 220 पे सेम परसेंटाइल बहुत ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन अब इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जो हो गया, हमारे हाथ में है कुछ, क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? क्या हम मतलब इसका इग्नोर करना ही बेटर है। क्योंकि देखिए, हम पिछले कई सालों से जैसे हम लोग मतलब आप लोग कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, खूब जी-जान लगाकर मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई का। कोई 8वीं क्लास से, कोई 9वीं क्लास से, कोई 10वीं क्लास से स्टार्ट करता है। तो अब इतना साल हमने फाइट कर लिया, इतना साल हमने प्रैक्टिस किया, खूब अच्छे से पढ़ा। अब तो बस 2-3 महीने ही तो हैं। लास्ट वीक ऑफ मई में शायद या फिर जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका जे एडवांस भी हो जाएगा, उसके बाद ये सेशन खत्म 2024 वाला। तो बस 2-3 महीने तो है, तो क्यों इतना सोचे? जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो बीत गया, वो आ सकता है क्या? टाइम वन्स लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। मतलब जो बीत गया वो आ नहीं सकता, जो आने वाला है उस पे हमें फ़ोकस करना है। ये मैं फिर यही बोलूँगा, इतना आसान नहीं है लेकिन इतना टफ़ भी नहीं है, हम मूव कर सकते हैं। और अब जेईई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट है, आपको उस पे ही 100% फ़ोकस करना है। इधर-उधर की बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आस-पास लोगों को जो हैं मतलब आपके आस-पास रहते हैं, उनमें से जो पॉज़िटिव बातें करता है, उनके साथ आप रहिए। जो नेगेटिविटी फैलाता है, जो नेगेटिव बात करता है, उनसे दूरी बनाकर रखिए। ठीक है ना? क्योंकि वो हमेशा छोटे से छोटे कितना भी आप अच्छा करोगे उसमें नुक्स निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहें। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ बढ़ाइए। कोई एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपका एक टारगेट है। आपने बचपन से आपको है कि मुझे जेईई क्रैक करना है, मुझे मेंस मुझे जे एडवांस जाना है, एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। तो जो आईआईटी, एनआईटी नहीं जाता है उसका लाइफ उससे खराब होता है क्या? जो कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं हुआ तो उसका लाइफ़ ख़राब हो जाता है क्या? आप देख रहे हो ना कितना स्टार्टअप, कितना कुछ किया हुआ है, जो कॉलेज ड्रॉपर है, कॉलेज किया भी नहीं है, जो कॉलेज टॉपर है उनके यहाँ वो वर्कर है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, उसको ही इग्नोर कर दें। टारगेट है, एक एम है, हमने बना रखा है कि भाई इसको क्रैक करना है, अब उसके लिए आप बिल्कुल 100% अपना एफ़र्ट लगाइए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी पूर्वक, सिर्फ़ टाइम पास नहीं। ठीक है ना? बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और कहीं न कहीं ये आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत काम देगा। इस काम को आप एन्जॉय करते हुए ना आगे बढ़िए, एन्जॉय कीजिए, ये आपका एक जर्नी है, जो कहने का मतलब है कि आपको अभी 2-3 महीने में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे या फिर और कहीं जाओगे, वहाँ भी आपका लाइफ़ वेस्ट ही होने वाला है, लाइफ़ ख़राब नहीं होता। उसके बाद पता नहीं आपका लाइफ किस वे में जाए, क्या पता उससे बहुत बेटर लाइफ मिले, ठीक है ना? तो कोई एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा कैसे हो सकता है? इस चीज़ को भी ध्यान रखना है और बस एग्ज़ाम है, एक जर्नी है, इसको एन्जॉय करते हुए आगे बढ़िए। यही सब चीज़ आपको आगे जाकर ना बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करेगा। मतलब याद करोगे ना कि यार ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये बस एक जर्नी है और इसको पॉज़िटिव वे में लेके चलिए, ठीक है? और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सबसे लास्ट
जो मैथ करने का, मैं मैथ कहीं बताता हूँ क्योंकि मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ करने का सिर्फ़ एक ही मतलब मैथ अच्छा करने का सॉल्यूशन है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ईज़ी से स्टार्ट कीजिए, मॉडरेट पे जाइए और टफ़ पे जाइए। अब इस टाइम पे, जिस टाइम पे अभी हम लोग हैं, अब फेब चल रहा है, अप्रैल में आपका एक और अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद ये एडवांस है, उसके बाद बिट सेट भी है, ठीक है? तो अब इस पे हमें क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर लेना है। अब सिर्फ इजी क्वेश्चन करके हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। देखिए, अगर जेईई मेंस के हर एक शिफ्ट में सपोज कीजिए कि 5 से 7, 8 ऐसे मान लीजिए, मतलब 5 टू 8 एक रेंज में इतना अगर टफ क्वेश्चन आता है, अगर उस टफ क्वेश्चन को आपने अगर सॉल्व कर लिया, तो आपका रैंक बहुत ही शानदार और परसेंटाइल बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है ना? वही तो रैंक बूस्टर क्वेश्चन होता है। तो ये कब आएगा? जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो ईज़ी से स्टार्ट करते हैं ताकि मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर मॉडरेट पे जाते हैं, फिर हम लोग टफ पे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। तो टफ क्वेश्चन करेंगे तो मेरा बेसिक तो क्लियर है ही और ईज़ी क्वेश्चन तो पकड़ में आते जाएगा। ठीक है? और सजेशन कि आप जेईई मेंस प्री अटेम्प्ट जानने से पहले जेईई एडवांस का जितना भी पीवाईक्यू है, मैं तो बोलूँगा कि पिछले 20-30 सालों का पीवाईक्यू को आप एकदम रगड़ दीजिए, एकदम बना लीजिए। सबसे बेस्ट पीवाईक्यू है जेईई एडवांस का किसके लिए? जेईई मेंस के लिए। और जेईई मेंस का भी कीजिए साथ-साथ, ऐसा नहीं है जेईई मेंस का भी कर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चन ईज़ी भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है ना, तो आप उसको थोड़ा-सा देख के भी आगे बढ़ सकते हो। जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं उसका एक आप अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट हुआ था। लेकिन जेईई एडवांस का क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर पीवाईक्यू कीजिए, वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में अगर वो कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया, ठीक है? तो जेईई एडवांस का पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिए बिफोर जेईई अप्रैल अटेम्प्ट से पहले, बहुत अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल ज़रूर आप इंक्रीज कीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ इजी क्वेश्चन करके हम खुश हो सकते हैं, जो एग्जामिनर है जो जेईई मेंस क्वेश्चन पूछेगा, वो गारंटी थोड़ी नहीं कि इजी क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन अगर टफ पूछ जाए तो अल्टीमेटली हमें फाइट करना है और वो क्या है कि लास्ट में हम कितना भी मोटिवेट कर लें, आप कहीं से मोटिवेट हो जाइए या फिर कहीं से आप कुछ कर लीजिए, पेपर आपको देना है, इस बात का ध्यान रखिए। सब कुछ अकेले आपको करना है, फाइट करना है। वहाँ पे 3 घंटे का जो बिल्कुल माइंड है ना, वो बिल्कुल फोकस करके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करके और क्वेश्चन गलत ना हो, कैलकुलेशन एरर कम ना हो, सब चीज़ आप ही को तो फाइट करना है। इधर तो हम लेक्चर दे रहे हैं सिर्फ भाई ऐसे करो, ऐसे करो, अल्टीमेटली सब आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैं तो यही बोलूँगा। लेवल बढ़ाइए क्वेश्चन का, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और जो हो गया भूल जाइए, बिल्कुल नहीं। अब सोचिए मतलब जो आना था आ गया, जो होना था हो गया। अब हम पूरी तरह से फोकस करेंगे अप्रैल अटेम्प्ट पे, पूरी तरह से फोकस करेंगे। इसको एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए ना कि पूरी तरह अप्रैल अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट आपके पास बचा हुआ है। सोचिए बहुत साल पहले एक ही अटेम्प्ट मिलता था, आप तो इतना है ना कि आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, एक और है ना आपके पास चांस, तो जब लड़ना ही है तो अच्छा से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना? जो होगा देखा जाएगा, बस ये मान के चलिए, लेकिन आपका एफर्ट 100% ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए वर्क आपका, काम कर रहे हो उसमें ईमानदारी ज़रूर रखिए। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना प्रिपरेशन करना है, दिखावा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए जब आप ऑनेस्टली मतलब अंदर से आप अगर आपके जुनून है और अंदर से आप ईमानदार हैं और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, इतना मान के चलिए। वैसे भी आपने सुना होगा, अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, अगर हमारे मन का ना हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। तो एक मतलब जर्नी है, इसको आप एन्जॉय करते हुए आगे बढ़िए, मूव कीजिए, अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कीजिए। अब ज़्यादा मत सोचिए कि जैन अटेम्प्ट में मेरा इतना परसेंटाइल आया, हमेशा लक हमारा ही खराब रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। और तीनों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? मैथ में 80, फिज़िक्स में 80, केमिस्ट्री में 20, भाई ये क्या बात हो गई? आपको ध्यान देना है तीनों पे, तभी अच्छा परसेंटाइल और अच्छा आपको रैंक भी आएगा, ठीक है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस एक लास्ट में यही है कि आप मूव कर जाइए। अब छोड़िए सोचना, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? अभी हमारे पास एक और चांस है भाई अप्रैल अटेम्प्ट का, बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, उस पे हम फोकस करेंगे। जो बीत गया, आने वाले पे ध्यान दीजिए। यही लाइफ का एक बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा विज़न हमारे लाइफ का यही है ना कि हम सिर्फ़ आने वाले पे ही फोकस करें।
पीछे जो गलती हुआ उससे सबक लीजिए। उसको उसकी यादों में मत खोए रहिए। जो गलती हुआ ना उससे हम सबक लेंगे और वो गलती हम आगे ना करें इसका ध्यान रखते हुए हम 100% आगे की योजना जो है, जो अप्रैल अटेम्प्ट मेरा जो जेईई मेंस का आने वाला है, जो जेईई एडवांस का आने वाला है, फिर उसके बाद बीटेक आने वाला है, पूरी तरह से फोकस इस पे करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो मैंने आपको लेक्चर दे ही दिया। अब ठीक है, लेक्चर देना आसान होता है और उसको अमल में लाना उतना टफ होता है। लेकिन मैं फिर भी लास्ट में यही बोलूँगा कि है तो टफ काम कि कैसे मूव करें। भाई थोड़ा-सा हमने हार्ड वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिला, बट यही ज़िंदगी है। ठीक है? और ये इतना अगर आसान नहीं है तो इतना टफ भी नहीं है। हम आसानी से मूव कर सकते हैं। बस आस-पास अपने लोग जो आपके आस-पास जो लोग हैं ना, उसको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए हमेशा। नेगेटिव जो बात करता है उसको इग्नोर कर लीजिए, वहाँ से हट जाइए, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ दिस इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है कि मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यू एंड देन प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना? राइट, ठीक है। अब सबसे पहला जो थॉट माइंड में आएगा कि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1, 2, 3 हिट एंड ट्रायल से 1, 2, 3 -1 -2 या फिर ये डालकर हम लोग x का वैल्यू निकाल लें और वो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि जब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो मुझे बहुत बड़े नंबर तक ले जाता है और फिर वो इरिटेट करने लगता है। जैसे 1, 2, 3 तक आ गया तो ठीक है, 4 डालने पे, 5 डालने पे इरिटेट करने लगता है और क्या पता आए कि ना आए, ये भी तो है ना, ठीक है? तो इसको एक बहुत ही प्यारा-सा मेथड है, इसको सॉल्व करने का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। तो ए रिजल्ट का यूज़ करके ही हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? ए रिजल्ट तो मेरे पास गिवन है इक्वल टू 0, ओके? मतलब दिस इक्वल टू 0 और हमें ये वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा देखना, ये जो पावर है ना, जो ये 7 दिख रहा है, इसको मैं पावर को रिड्यूस करूँगा। अब ये रिड्यूस करने का मेरे पास एक मेथड है, देखना। मैं लिखूँगा इसको x टू द पावर 4 देन x क्यूब एंड प्लस यहाँ पे लिख लूँगा 64x स्क्वायर, राइट? ठीक है। तो फिर यहाँ पे x टू द पावर 4, ठीक है? अब एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। बट मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ये काम करता हूँ, अगर एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस 4x माइनस 8 कर दूँ, ठीक है? लेकिन जितना प्लस किया उतना माइनस भी करना पड़ेगा, तो मुझे माइनस 4x एंड देन प्लस 8 भी करना पड़ेगा एंड देन प्लस 64x स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा? अब इतना को मैं एक साथ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ x4 और यहाँ पे एक्स क्यूब एंड देन प्लस 4x माइनस 8 दिस एंड माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4x टू द पावर 5 एंड देन प्लस 8x टू द पावर 4 एंड देन प्लस 64x स्क्वायर, राइट? इतने को इससे मल्टीप्लाई कर लिया और फिर x टू द पावर 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपका जीरो है ना, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो इतना जीरो हो गया। मैंने बोला ना मैं पावर को रिड्यूस करूंगा, तो एक्स टू पावर 7 था, अब आ गए एक्स टू पावर 5 तक, ठीक है? अब इतना को सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल यही अप्रोच अप्लाई करते जाऊंगा। तो -4 और यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख लूंगा एक्स क्यूब, ऐसे कर समझ लेता हूँ, ठीक है ना? एंड देन प्लस 8 एक एक स्टेप के साथ एक एक टर्म को ही मैं सिंप्लीफाई करते हुए पढ़ूंगा, राइट? एक्स क्यूब यहाँ पे अगेन एक्स क्यूब एंड देन प्लस 4x माइनस 8 एंड देन माइनस 4x एंड देन प्लस 8 एंड देन प्लस 8x टू द पावर 4 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर, राइट? तो अब यहाँ पे फिर से इसको एक साथ कर लें जैसे इस स्टेप के साथ किया था। तो -4x स्क्वायर एंड देन एक्स क्यूब एंड प्लस हो जाएगा 4x माइनस 8 और इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा प्लस 16x क्यूब एंड देन माइनस 32x स्क्वायर एंड देन प्लस 8x4 एंड प्लस कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर। अगेन ये पार्ट कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया, बच इतना गया। हाईएस्ट पावर कितना है x टू द पावर 4 यानी कि 8x टू द पावर 4 एंड देन प्लस 16x क्यूब प्लस 32 यानी कि मेरे पास आ गया 8x टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब एंड देन प्लस 32x स्क्वायर। आई थिंक 32x स्क्वायर नहीं बचेगा ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अगेन वही सेम स्टेप, x कर लूंगा यहाँ पे x क्यूब कर लूंगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 और x क्यूब एंड देन प्लस 32x स्क्वायर। देख रहे हो सिर्फ एक पावर को पकड़ रहा हूँ, हाईएस्ट पावर को, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। फिर से वही 4x माइनस 8 एंड देन माइनस 4x एंड देन प्लस 8 एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे 16x क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32x स्क्वायर, राइट? अगेन दिस, तो यहाँ पे 8x और इंटू एक्स क्यूब एंड देन प्लस 4x माइनस 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32x स्क्वायर एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास 64x एंड देन प्लस 16x क्यूब एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 32x स्क्वायर। अगेन ये एक्सप्रेशन कितना हो गया 0 हो गया।
एंड 32x² ए गायब हो गया, बच गया मेरे पास 16x³ एंड देन प्लस 64x। अब मेरे ख्याल से बात बन गया। अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ x³ एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है 4x, ठीक है। अब x³ प्लस 4x का वैल्यू तो मेरे पास गिवन था, कितना 8 गिवन था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 डाल दूँ यानी कि 16 × 8 विच इज इक्वल टू 128, तो हमारा आंसर आ गया। तो देखा, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो एक देखो कितना सा प्यारा सा एक कह सकते हो एलिगेंट सॉल्यूशन था जो हम सीखें। तो इसी तरह सीखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी टीचर हो, जैसे मैं बता रहा हूँ या फिर कोई और बता रहे हैं, उनके लिए चीज़ आसान है कि भाई चलो इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये चीज़ हमें सीखना है क्योंकि हर कोई जो अभी जिस एज पे आप हो ना, उस एज पे हर कोई सीखता ही है कि हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, इस क्वेश्चन को कितना मेथड से सॉल्व हो सकता है, इस पे भी आपको फोकस करना है। जब ये सब चीज़ आ जाएगा ना, तो आप में वो एक मैच्योरिटी आ जाता है। कहने का मतलब है क्वेश्चन देख कर ना आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे क्या, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या। वो कब आता है? लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस। देखिए बहुत पुराना डायलॉग है, कोई पूछता है कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करे सर, एक ही तो है, प्रैक्टिस। पुराना डायलॉग है लेकिन सबसे कारगर, सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग यही है। मैथ में तो खास करके एवरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर रखिए। बेस जो होता है, जैसे बेसिक में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, फिर होता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर होता है ट्विन प्राइम, फिर होता है मेरे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर, फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना। सब चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। कब कहाँ पे कैसे यूज हो जाएगा, किस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, हमें क्या पता। हमें सब चीज़ आइडिया रहेगा तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है? लेकिन एक दो क्वेश्चन में अप्लाई होता है और वो पेपर में आ गया तो हमें जानना तो पड़ेगा ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब हम जान जाएंगे लेकिन उसका अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में ये नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे? सिर्फ जानने से अप्लाई तो नहीं होगा। अब उसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, 4 20 30 40 क्वेश्चन कर लेंगे। एकदम इतना कर लेंगे ना कि हम एक बिल्कुल यहाँ तक मैच्योर लेवल तक पहुँच जाए कि कैसा भी क्वेश्चन दिखेगा भाई हाँ यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अब आगे क्या होगा, अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हम अपनी तरह से तैयार होके जाएंगे, अपनी तरफ से बिल्कुल 100% तैयार होके जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल इसी माइंड के साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बोर्ड टाइम चल रहा है, बोर्ड पे फोकस कीजिए, बोर्ड में भी अच्छे नंबर आना जरूरी है। बोर्ड के साथ आपको जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट आपको मैनेज करना है। पहले बोर्ड अच्छा से दे लीजिए, उसके बाद जेईई अप्रैल अटेम्प्ट पे बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही बोर्ड खत्म होता है एक भी दिन आप वेस्ट मत करना, बिल्कुल उसी दिन से आप लग जाना तैयारी ऑनेस्टली, मतलब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, ठीक है ना। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। कभी कभी ओवर थिंकिंग ना आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ पढ़ना है, ये सोचना है। प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कीजिए, सिर्फ प्लानिंग नहीं, ठीक है ना। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्लानिंग प्लस प्रिपरेशन, तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना है। हम चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी तरह फिजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी तरह केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बस खूब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। जेईई एडवांस का पीवाईक्यू जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट से पहले। बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके 30-40 साल का सब सॉल्व कर दीजिए, ए टू जेड जितना चैप्टर है ना सबका। और अगर हम स्टार्ट करना चाहें आपके साथ लाइव सेशन तो कैसे स्टार्ट करना है, मतलब किस चैप्टर से आपको आप क्या चाहते हो? चैप्टर वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट किया जाए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए चैप्टर वाइज, या फिर जो है कुछ थ्योरी सेक्शंस भी मतलब किया जाए? आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन किया कि मैं भी कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ, शायद आपको हेल्प हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% आपके काम आ जाए। लेकिन होता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो ऐसा नहीं कि आप डूब रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये मत निकालना। लेकिन जो आदमी पॉजिटिविटी ढूंढता है ना, वो कितना भी निगेटिविटी से घिरा रहेगा, उसमें एक छोटा सा पॉजिटिव निकाल के वो आगे बढ़ जाता है। यही जिंदगी है, ये एक जर्नी है, एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू।